हेलो बच्चों। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। पिछले जो भी वीडियो हम लोग पढ़े हैं उसमें अप टू मैंने एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व किया था, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है और बोर्ड में भी अप्लाई नहीं करना। फिर भी अगर कहीं किसी कंपटीशन में या आपको लगता है किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए और भी मेथड शॉर्टकट है, लेकिन जो बुक में आपके अदर बुक में गिवन है मैं उस मेथड को लेकर चल रहा हूँ। ये मेथड है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय डिटर्मिनेंट मेथड। सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड है ना। सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। ये हम मेथड पढ़ेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। डिटरमिनेंट मेथड क्या है? इस डिटरमिनेंट मेथड को बोलते हैं क्रैमर रूल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। जबकि मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं आपको क्रैमर्स रूल के बारे में बता दूंगा, क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे आज क्रैमर रूल कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी लीनियर इक्वेशन, चाहे वो 2x2 वाले वेरिएबल का हो चाहे 3x3 मतलब 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस का हो। ऐसे ज्यादा भी होगा तो अगर 4 वेरिएबल पार्ट की इक्वेशंस होगा उसको भी क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल पॉइंट पर आ जाते हैं। आपके पास अगर मान लीजिए कोई 2x2 ऑर्डर के कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है। सपोज कीजिए आपके पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप मान लीजिए इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्रैमर रूल में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल डिटर्मिनेंट बेसिस पर डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? हर एक डिटर्मिनेंट को, जैसे डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डी से कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे लिखेंगे डी? डी लिखने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को लिख दीजिए कॉलम वाइज एंड वाई कोफिशिएंट को आप कॉलम वाइज लिख दीजिए। ये हो गया डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे D1। D1 क्या होगा? D1 भी डिटर्मिनेंट है जो रिप्लेस करता है x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट पार्ट से। मतलब D1 जब लिखेंगे तो x वाला जो कोफिशिएंट होगा, x जो पार्ट होगा उसको बंद कर देंगे। इसके प्लेस पर कांस्टेंट वाला पार्ट आ जाएगा। इसके प्लेस पर क्या आएगा? कांस्टेंट वाला पार्ट आ जाएगा। जब कांस्टेंट वाला आएगा तो यहाँ C1 C2 हो जाएगा और ये पार्ट वैसे ही रहेगा B1 B2। नेक्स्ट हम निकालेंगे D2 निकालेंगे। D2 इज आल्सो डिटर्मिनेंट है। D2 कैसे निकलेगा? D2 मतलब y कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y कोफिशिएंट को, ठीक है ना। D2 निकालने के लिए D2 को बंद कर दीजिए। अब D2 के प्लेस पर कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा। D2 के प्लेस पर क्या है? कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब ये तो अपने प्लेस पर रहेंगे। D2 निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को ऐसे रहने दीजिए, ये वाला पार्ट इसके प्लेस पर C1 C2 को ला दीजिए, तो क्या आ जाएगा? C1 एंड C2। ये हो गया डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई D1 D2 या D आ गया, ठीक है। अब इसके बाद XYZ होगा क्या? X इज इक्वल टू होते हैं, X इज इक्वल टू होगा D1 अपॉन D हुआ करता है एंड Y इज इक्वल टू क्या होते हैं? D2 अपॉन D हुआ करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। क्रॉस मेन डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल कर लीजिए, सबकी वैल्यू निकालिए, उसको D से डिवाइड करते जाइए, ठीक है। डिवाइड करते जाएंगे। अच्छा, अब जब हम ये x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे में, तो यहाँ एक कंडीशन तो और आएगी ना। क्या आएगी कि d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या करेंगे? तो जो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट जब ये डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए 0 आता था या डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता था, वही का वही पूरा का पूरा मेथड यहाँ पर भी लागू होगा। मतलब क्या है इसके बारे में जरा देख लीजिए। क्या बताना चाह रहा हूं मैं इसमें? पहला पॉइंट बता रहा हूं। इफ पहला पॉइंट है इफ d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये d 0 नहीं आता है तो मैंने वहां क्या बताया था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर भी वही लिखेंगे, क्या होगा? देन सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इट है यूनिक सॉल्यूशन।
तो जब कॉन्सिस्टेंट आता है तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट में नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम डी नॉट इक्वल टू जीरो जब आता है, कि यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो डी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो आगे बढ़िए और कॉन्सिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट बनाते हैं, ए डी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो डी इज इक्वल टू जीरो आने के बाद अब D1 D2 को निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, D1 एंड D2 को निकालते हैं। और मान लीजिए D1 और D2, D1 भी जीरो नहीं आता है और न तो D2 जीरो आता है, न तो D1 न तो D2 जीरो आता है। देन सिस्टम क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशंस किस तरह का सिस्टम बनाएगा, ये इक्वेशन जो आपका होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोले जाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ओके, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इनकॉन्सिस्टेंट है दैट मींस नो सॉल्यूशन बनेगा। तीसरी लाइन हमारी बनेगी, थर्ड लाइन क्या बनेगी, थर्ड लाइन बन जाएगी ए डी इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो एंड अदर थ्री पार्ट D1 इज ऑल्सो जीरो एंड D2 इज ऑल्सो जीरो। अगर ये तीनों के तीनों जीरो आते हैं तो सिस्टम बोला जाता है कॉन्सिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है। देखिए ये इंडिपेंडेंट होता है, हर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो निकलती है वो इंडिपेंडेंटली निकलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, डी इज इक्वल टू जीरो, D1 D2 जीरो आते हैं, देन सिस्टम मतलब ये इक्वेशन जो होगा सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। एंड डिपेंडेंट न लिखा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉन्सिस्टेंट हो गया एंड इट हैज ऐसे केसेस में क्या बनते थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये तीन लाइन आपको याद रखनी है, तीन लाइन आपको याद रखनी है। वही केसेस है जो मैट्रिक्स मेथड से है, बस यहाँ क्या रूल चेंज हो गया कि डिटर्मिनेंट लगाकर हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मेथड मैंने कंप्लीट नोट कर दिया हूँ, एक बार आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए। मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करेंगे। एक 3x3 ऑर्डर का लूंगा और उसके बाद एक लूंगा आपको होमोजेनियस इक्वेशंस को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। तीन पार्ट में लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हुआ। अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, आप कंप्लीट फॉर्मूले को देख लीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेकर क्रैमर रूल से ही। 2x2 ऑर्डर इक्वेशंस है, मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप d की वैल्यू निकालेंगे। d इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 एंड यहाँ पर 1 है एंड यहाँ कितना 3 एंड 6 है, तो आप लिख दीजिए 3 6, ठीक है। d1 निकाल लीजिए। d1 क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे, x की प्लेस को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दी, मतलब इसकी जगह आप क्या रख देंगे 10 एंड 4 और ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी 3 एंड 6, ठीक है। D2 के लिए क्या करते थे, D2 का मतलब y वाला पार्ट हो गया, तो y वाले पार्ट के लिए ये कांस्टेंट y के पार्ट पर चला जाएगा, y वाला पार्ट हट जाएगा और ये आपका सेम रहेगा, मतलब ये 3 6 की जगह अब क्या आ जाएगा 10 4 आ जाएगा। तो D2 की जो वैल्यू आएगी वो 2 1 एंड 3 6 के प्लेस पर कांस्टेंट हमेशा रिप्लेस करता है, तो ये वैल्यू आ गई D1 की, ठीक है। अब D की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 6 into 2 is 12, मेन डायगोनल और हाफ डायगोनल का डिफरेंस करते हैं, कितना आ जाएगा 3 9 आ गया। इधर D1 निकाल लीजिए, 6 into 10 10 into 6 is equal to 60 and 4 into 3 is 12, कितना आ गया 10 2 8 and 5 on 4 48 आ गया। नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 into 2 is 8 and minus 10 which is equal to minus 2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, x is equal to यहां लिख देता हूं, so x is equal to d1 upon d। d1 की वैल्यू आ गई कितना, d1 कितना आ गया 48 अपॉन d is equal to कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना 9 आ गया। तो अब आप इसमें देखिए 48 अपॉन 9, 48 अपॉन 9, चलो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जाए, ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट आएंगे, है ना। 9 9 है, 12 minus 3 is 9, 60 minus 48, हाँ। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं कैंसिल कर लेते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। x1 जो भी x की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू d2 अपॉन d, है ना।
d2 अपॉन डी देखते हैं, d2 कितना आएगा -2, तो -2 एंड d इज इक्वल टू 9। दरअसल x की वैल्यू 1 2 3 आती थी ज्यादातर, तो इसीलिए ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। बट आप x और y की जो वैल्यू आ गई, मैंने प्रोसेस बताया, तो x और y की जो वैल्यू आ गई वापस आप इसमें पुट कर लेंगे। तो चेक करना चाहें तो आप चेक कर लीजिए आंसर का, जो इसका आंसर आएगा उसको चेक करना चाह रहे हैं तो देखिए 2x plus 3y is equal to 10 and x is equal to 16 upon 3 and 3 into y is equal to -2 upon 9, 10 लाना आपको, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 32 3 एंड 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10 लाना, एलसीएम ले लीजिए चाहे जो भी, देखिए ये आ जाएंगे 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 96 -6 upon 9 and 96 minus 6 is equal to 90 upon 9, that means 10 आ गया। तो ये भी मेथड सही है। तो 2 क्रॉस 2 का मैंने एक एग्जांपल लेकर बता दिया जो कि यूनिक सोल्यूशन दे रहा था, और जैसे यूनिक सोल्यूशन नहीं देगा तो आप जानते प्रोसेस कैसे करना d1 d2 d3 के लिए, ठीक है ना। तो एक चाहे तो आप इनफाइनाइट वाला भी देख लीजिए, और नहीं तो फिर मैं नॉन होमोजेनियस में बताऊंगा ये। तो एक बार इसको कंप्लीटली आप देख लीजिए, नया क्वेश्चन लेकर चलता हूं मैं। एक और ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। दरअसल उस क्वेश्चन में मैंने जो यूनिक सोल्यूशन लेकर बता दिया था, अगर इन केस आपके कौन सा पार्ट है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बना है, तो आप ये देख लीजिएगा जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, वैसे ही मेथड से। तो उस समय d 0 आएगा, d1 भी 0 आता है और d2 0 आता है। तो जब ये कंडीशन में 0 आते हैं तो xyz की जो वैल्यू होगी d1 अपॉन d इज इक्वल टू 0 बाय 0, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोल दिया करते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। और y इज इक्वल टू आल्सो नॉट डिफाइंड केसेस है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पास जो d1 अपॉन d d2 अपॉन d ये क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट केसेस बताते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप जब ये d d1 d2 निकाल लेंगे, 0 0 0 आ गया तो लिख देंगे इट है the system has consistent solution and it has infinitely many solution होगा, infinitely many solution होगा, ये नहीं बताया था मैंने। आप ये वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा d1 d2 और d की वैल्यू, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब मैंने आपको ये बताना था कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैट्रिक्स मेथड में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए बताया था, वैसे इसको करना होता। कैसे, जैसे इसमें आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो आप किसी एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट इक्वल मान लीजिए जैसे ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, किसी एक वेरिएबल को मान लो हमने x इज इक्वल टू p मान लेते हैं, और x की वैल्यू वही होगी जो p की वैल्यू होगी, मतलब p भी डिपेंड करेगा x के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल टू p मान लिया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ x की वैल्यू p पर सपोज कर लीजिए, यह आ जाएगा 5, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2p, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2p माइनस 5। ये जो x और y की वैल्यू होगी वह इसको भी सेटिस्फाई करेगी, x के प्लेस पर p एंड y के प्लेस पर 2p माइनस 5 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। तो जो x की वैल्यू और y की जो वैल्यू आएगी, ये एक डिपेंडेंट, पहले तो ये इस पर डिपेंडेंट है और यही इसका सोल्यूशन होगा, बिकॉज ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो p की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगी, p की वैल्यू 2 होगी तो उसी के रिस्पेक्ट में y निकलेगा। अगर p इसी तरह से बढ़ाते जाइए, p1 p2 p3, p की जगह 5, p के प्लेस पर 6, p के प्लेस पर 9, ऐसे रखते जाए, तो इसीलिए तो इनफाइनाइट बोला जा रहा है। इसीलिए क्या होगा, p की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि 1 ही रखना है, p की वैल्यू जितना आप लॉन्ग टर्म तक चलते आएंगे, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है, ये इक्वेशन अगर नेचुरल नंबर पे बिलोंग करती, यहाँ लिखा होता कि x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे केसेस में p भी नेचुरल नंबर होता तो नेचुरल नंबर अप टू इनफाइनाइट केसेस में होता है। तो इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और डिपेंडेंट बोला जाता है। तो मैंने आपको यूनिक सोल्यूशन बता दिया, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में ये सारी जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 0 0 आएगा, और उसमें उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने ये आपको बताया कि x की वैल्यू या y की वैल्यू p में मान लीजिए, q मान लीजिए, कोई एक कांस्टेंट मान लीजिए, और उसके बाद मतलब ये सॉरी कांस्टेंट ये भी वेरिएबल पार्ट होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी अदर पर, ठीक है ना, ये वैल्यू फिक्स नहीं हो रही आपकी, तो इसी के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वही इक्वेशन ही समझ लीजिए उसका सोल्यूशन हुआ। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम अगला पार्ट लेकर चलते हैं। जब आपके पास लीनियर इक्वेशन 3 क्रॉस 3 में होगा तब क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, सॉल्यूशन
are three linear equations, three linear equation, ठीक है ना। थ्री लीनियर इक्वेशन मतलब इन थ्री वेरिएबल पार्ट में होगा। हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये 1 सपोज कीजिए, ये 2 मान लीजिए इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन ले लीजिए a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, इक्वेशन नंबर 3। आपके पास 3 क्रॉस 3 वेरिएबल वाला मतलब ये आपके 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस है। क्रैमर रूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए d1 d2 एंड बिकॉज ये 3 पार्ट है मतलब आपके 3 इक्वेशंस है 3 वेरिएबल के, तो d3 बनेगा। कैसे लिखेंगे d1 d2 d3 की वैल्यू? तो हम लिखते हैं, हम d लिखने के लिए वहां पर क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ xy लेते थे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ xy z लिया जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x लिख लीजिए a1 a2 a3 एंड y कोफिशिएंट होगा b1 b2 b3 एंड z इज इक्वल टू c1 c2 एंड c3, ये d निकल आएगा। अगला d1 निकालना होगा, तो d1 के लिए क्या करते हैं, d1 के लिए इसको रिप्लेस कर दीजिए बिकॉज d1 का मतलब x के कोफिशिएंट के प्लेस पर आया था, तो इसके प्लेस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये कांस्टेंट पार्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब d1 निकालने के लिए इसको बंद करेंगे, इसके प्लेस पर d1 d2 d3 आ जाएगा, बाकी सेम चलेंगे। यहाँ पर d1 d2 d3 लिख दिए, d1 ये वाला के पार्ट है, d2 एंड d3 बाकी दोनों सेम चल रहे हैं, b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। नेक्स्ट अगर आप d2 लिखेंगे तो d2 का मतलब सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड को रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट से, बाकी सब सेम रहेगा। तो लिखेंगे आप a1 a2 a3 d1 d2 d3 एंड c1 c2 एंड c3। और तो थर्ड पार्ट बनेगा d3 इज इक्वल टू, जो थर्ड डिटर्मिनेंट बनेगी d3 का मतलब कांस्टेंट z वाले पार्ट पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वाला आ जाएगा, z वाला जो कोफिशिएंट है उसके प्लेस पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये कितना होगा a1 a2 a3 d1 b2 b3 एंड d1 d2 एंड d3, ये आ गया d1 d2 d3 एंड d की वैल्यू, ठीक है। सिंपल है, ये कांस्ट ये वाले को टर्म्स जो कोफिशिएंट होंगे x y z की वो वैल्यू d की हो गई। और जब इसको रिप्लेस करेंगे इसकी जगह आप d1 d2 d को, जहां पर d1 d2 d3 आएगा वो d1 हो जाएगा, अगर d1 d2 d3 दूसरे पर होगा तो वो d2 हो जाएगा, और ये तीसरे पर होता है उसको डिटर्मिनेंट थर्ड मान लेते हैं। और जब d1 d2 d3 आ गया तब उसके बाद x y z निकालने के लिए क्या करेंगे, x y z निकालने के लिए x is equal to d1 upon d, x is equal to d1 upon d, y is equal to d2 upon d and z is equal to d3 upon d, d3 upon d लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही होगा वैल्यू। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, वही कैसे चलेंगे, क्या बताया था मैंने कि अगर d नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन बना करते हैं। आपको बताया गया था 2x2 में जो बताया था वही यहाँ पर भी होगा, कॉन्सिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन बनेगा। दूसरा मैंने बताया था अगर d इक्वल टू 0 आ गया, d1 नॉट इक्वल टू 0, d2 नॉट इक्वल टू 0 एंड d3 नॉट इक्वल टू 0, किसी कोई दो आया था 0 एक नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, इसको इनकॉन्सिस्टेंट बोला करते थे, बताया था मैंने, इनकॉन्सिस्टेंट दैट इज नो सोल्यूशन, मैंने बताया था इसका, क्या बताया था, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट क्या बनता था, थर्ड मैंने बताया था d is equal to 0, d1 d2 and d3 all the three part are 0, then system is इसमें क्या होता है, consistent है ना, may not be consistent बोलता बट आप consistent मान लीजिए, एंड इसके सोल्यूशन क्या होते हैं, infinitely many solution, infinitely many solution, ठीक है ना। इक्वेशंस ये मैंने आपको बताया, अब इसको चाहे तो आप कोई एक एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, उसके बाद मैं लेकर चलूंगा आपको होमोजेनियस इक्वेशंस होगा तो क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए आप।
चलिए थ्री वेरिएबल वाले इक्वेशंस होंगे, एक लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होंगे बाय क्रैमर रूल से, ठीक है ना। तो चलिए हम डी सबसे पहले बताया था मैंने, सबसे पहले आप डी लिखेंगे। डी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखिए 1 1 एंड 1 है इस इक्वेशन में। कोफिशिएंट ऑफ है ना, मैंने इक्वेशन लिख लिया हूँ, आप इक्वेशन देख लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 है। तो d इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x होगा, एंड d के लिए कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z। तो y कोफिशिएंट क्या है, 1 2 एंड 3 मल्टीपल y 1 2 एंड 3 है। इधर z कोफिशिएंट देखिए 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, ये d हो गया। d1 कितना होगा, d1 को रिप्लेस कर दीजिए, मतलब x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दीजिए किससे, कांस्टेंट से। तो 1 4 7 यहाँ आ जाएगा, 1 4 7 डी के लिए, और बाकी वैसे ही रहेगा 1 2 3 एंड 1 3 5। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, D2 इज इक्वल टू, अब D2 के लिए जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो y के प्लेस पर चला जाएगा, मतलब यहाँ 1 4 7 1 2 3 के प्लेस पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम इसका रिप्लेस कर लेंगे 1 4 7 से, और बाकी वैसे ही रहेगा 1 3 एंड 5। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, D3 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट वाला पार्ट फिर रिप्लेस कीजिए, 1 3 5 के प्लेस पर 1 4 7 चला जाएगा। तो यह आ जाएगा 1 1 1 एंड 1 2 3 1 2 3 एंड 1 4 7 थर्ड वाले लाइन में, थर्ड वाले कॉलम पर चला जाएगा। वैल्यू आप निकालना जानते हैं, वैल्यू कितना होगा, एक्सपेंड करना चाहे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाना चाहे, जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। आप दो को जीरो बनाकर एक्सपेंड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस से। आपको पता है 1 लेंगे, है ना, 1 1 एंड द को फैक्टर, तो 1 जिस रो एंड कॉलम में होगा देख लीजिए, बाकी बच जाएगा आपके पास 2 3 3 5। ये तो एक्सपेंडिशन जानते हैं ना, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 into 5 is 10 minus 9 इज, और ये बचेगा एंड -9 हो गया, -1 ले लिए, को फैक्टर -1 का लेंगे, है ना, 1 का ले लिए, 2 into 5 and 3, इसका देखिए कितना होगा, -1 का ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम 1 1 3 5 बचा, देन 5 - 3, 1 के लिए 5 - 3 एंड नेक्स्ट वन इज +1 जिस कॉलम और रो में क्लोज कर लीजिए, तो बचेगा 1 1 2 3 3 - 2 3 - 2 which is equal to, यहाँ बच गया 1 and 5 - 3 is -2 and +1, the value of determinant is 0 आ गया, d की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली d2 d1 निकालते हैं, d1 के लिए भी प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करते हैं, 1 एक्सपेंड करना जानते हैं, ये रो और ये कॉलम क्लोज, बचेगा 2 3 3 5, तो 5 into 2 is 10 -9, नेक्स्ट इज -1, ये कॉलम और ये रो क्लोज, तो 5 into 4 and 7 into 3, 5 into 4 and 7 into 3 is 21, and next one is +1 ले लिए, ये कॉलम और ये रो क्लोज, तो 4 7 2 3, 3 into 4 is 12 minus 7 into 2 is 14, कितना आ जाएगा, ये 1 बचेगा, है ना, 1, यहाँ कितना बचेगा -1, दैट मीन्स +1, और 12 - 14 इज -2, ये भी टोटल 0 आ गया। D2 निकाल कर देखते हैं, D2 मान लो 0 नहीं आता तो यूनिक सोल्यूशन निकालते, बाकी 0 आ रहा तो सबसे पहले सबको चेक कर लीजिए। तो D2 कितना आएगा, प्लस माइनस एंड प्लस, सेम देखते हैं, 1 बचेगा, ये रो एंड कॉलम क्लोज कर लेंगे, तो 4 7 and 3 5, तो 5 into 4 is 20 minus 7 into 3 is 21, वैल्यू निकालना आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट -1 के लिए देखिए, ये कॉलम ये रो क्लोज, तो 5 - 3, यह आ जाएगा 5 - 3, 5 - 3 एंड नेक्स्ट इज +1, ये कॉलम ये रो क्लोज हो जाएगा, बचेगा 7 - 4, कितना बच जाएगा 7 - 4, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा +3, तो टोटल वैल्यू 0 आ गई। थर्ड हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, थर्ड फिर एक्सपेंड कीजिए, प्लस माइनस प्लस से, प्लस माइनस प्लस से एक्सपेंड कीजिए, 1 7 into 2 is 14 -12 -1 लेंगे, तो ये क्लोज और ये क्लोज, तो 7 - 4 एंड +1, ये कॉलम और रो क्लोज कर लीजिए, तो बच जाएगा 3 - 2 which is equal to 2 and -3
and plus 1 and value of d1, d2, d3 and d0. तो system is consistent and it has क्या बोला जाएगा, the system of linear equation has infinitely many solution and then the system of equation मतलब linear equations has infinitely, है ना, कंडीशन बनेगी ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सबसे पहले पूछेगा, दैट मीन्स ये कॉन्सिस्टेंट तो है, एक्स डी डी1 डी2 डी3 की वैल्यू 0 0 आ गई। अब ये तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बन गया, तो अब आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? वैल्यू निकालने के लिए 2 में बताया था ना कि किसी एक को किसी की वैल्यू बराबर मान लीजिए पी के समथिंग कुछ भी मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं, पहले इक्वेशन में x इज इक्वल टू, मान लो हमने p मान लिए, x इज इक्वल टू p मान लिए, तो दो इक्वेशन बन जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू p मान लिए तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी p प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड हियर p प्लस जहां जहां x है 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। चाहे तो ये भी ले लीजिए p में, हमें दो ही से y और z निकल जाएगा। ये तो इक्वेशन बन जाएगी x के प्लेस पर अगर p सपोज करते हैं, तो यहाँ से y प्लस z निकाल लीजिए विच इज इक्वल टू 1 माइनस p आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आप 2y प्लस 3z फाइंड करेंगे तो 4 माइनस p, ये नंबर 2 नंबर 1 ये दो इक्वेशन बन गया। मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन जैसे भी आपको इजी लगे सॉल्व करना। मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस रो में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2 लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2p, यहाँ चलेगा 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 माइनस p। सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल आउट, माइनस z इज इक्वल टू 2 माइनस 2p एंड माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, डिफरेंस करना जान रहे होंगे, तो यह आ जाएगा माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस p, माइनस 2p एंड प्लस p इज माइनस p, माइनस टेकिंग आउट कॉमन ले लेते हैं तो z इज इक्वल टू 2 प्लस z इज इक्वल टू 2 प्लस p आ गया। z की वैल्यू 2 प्लस p आ गई तो आप यहाँ से इक्वेशन 4 से देखिए y निकाल लीजिए, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1 माइनस p and z is equal to 2 plus p. 2 plus p is equal to 1 minus p, then y is equal to 1 minus p minus 2 and minus p. तो y is equal to आ जाएगा minus 1 and minus 2p। y की वैल्यू यह आ गई minus 1 minus 2p, z is equal to 2 plus p and x is equal to आपने सपोज किए थे। ये तीनों वैल्यू आपके इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों वैल्यू आपके किसी भी क्वेश्चन रखने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने 3x3 के लिए भी एक एग्जांपल बता दिया, अगर वो इनफाइनाइटली बनेगा तो सॉल्व करेंगे इस तरह से, अगर नहीं बनता तो जानते हैं आप d1 अपॉन d, d2 अपॉन d, d3 अपॉन d के बेसिस पर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार ये कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लेकर चलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। एक बार इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ हम होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सोल्यूशन ऑफ homogeneous system of linear equations। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कौन से इक्वेशंस आपके होमोजेनियस हुआ करते हैं। एक एग्जांपल ले लेकर चलते हैं, लेट अस कंसीडर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गए होमोजेनियस इक्वेशन होगा, बिकॉज इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या होता है 0 0 0 होता है। तो ऐसे इक्वेशंस को अगर क्रैमर रूल से सॉल्व करना हो तो हम d लिखेंगे, d कितना होगा, d के लिए वही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। ये सारे पार्ट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के लिए, x y z के लिए a1 a2 a3 एंड नेक्स्ट इज b1 b2 b3
C1 C2 एंड C3। D आ जाएगा। D1 कितना आएगा, D1 इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ x के प्लेस पे क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट हो जाते हैं। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको वैल्यू याद रख लीजिएगा इसको। यहाँ पर मैंने 0 0 0 कर दिया, यह आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। मतलब अब इसके बारे में देखा जाए तो कोई एक कॉलम के एलिमेंट अगर जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो हुआ करता है। तो ये तो जीरो हो जाएगा। ऐसे केसेस में जब आपके इक्वेशन जो है होमोजेनियस इक्वेशंस होते हैं, वहां पर D1 जीरो होता है, D2 भी ऐसे लिखेंगे तो जीरो मिलेगा, और D3 क्या होगा, D3 भी आपका जीरो होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट C को रिप्लेस कर देगा। तो C के को मतलब Z कोफिशिएंट को रिप्लेस करेगा, इसलिए 0 0 0 होगा, तो D3 भी जीरो होगा। तो ऐसे केसेस में आपके D पर डिपेंड करता है सब कुछ। D1 D2 D3 तो आपके होमोजेनियस इक्वेशन में जीरो होता है, ओनली D जो होता है वो जीरो भी हो सकता है और नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस को जरा याद रखिएगा। किस पॉइंट से याद रखेंगे, याद रखिएगा पहला पॉइंट ए, D नॉट इक्वल टू जीरो। अगर D नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, ऐसे केसेस में जो x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, D1 अपॉन D जो आएगा वो जीरो आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, D1 अपॉन D2 अपॉन D। D2 मतलब D2 की वैल्यू मान लीजिए जीरो आ गया, जीरो अपॉन ये जीरो नहीं आया तो ये भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। एंड z इज इक्वल टू D3 अपॉन D विच इज ऑल्सो जीरो। तो अगर ये D1 D2 D3 इसमें क्या होता है, मतलब x y z की वैल्यू तीनों जीरो आती है, तो इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। ऐसे इक्वेशंस के ट्राइवल सॉल्यूशन पूछा जाता है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन में ट्राइवल सॉल्यूशन बनते हैं, जिसमें D1 D2 D3 की वैल्यू जीरो होती है जब D नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बनता है इसमें, इफ D इज इक्वल टू जीरो, देन D इज इक्वल टू जीरो होने के केसेस में D1 D2 D3 ऑलरेडी जीरो है, तो D इज इक्वल टू जीरो होने के केसेस में आपके जो सोल्यूशन बनेंगे वह इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, इस केस में ओनली इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बना करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बनते हैं। और दोनों केसेस में कंसिस्टेंट पार्ट बनता है, इनकंसिस्टेंट नहीं बनता। दोनों इसमें भी कंसिस्टेंट बोला जाता है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और यहाँ पर भी कंसिस्टेंट बनते हैं। लेकिन इसके सोल्यूशन जो बोले जाते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, और इसको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के नाम से याद रखते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होने पर आपको पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी x की वैल्यू p या q मान लीजिए, y और z उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे तो x y z निकल जाता है, और ये तो ऑलरेडी 0 0 है, तो इसलिए इसको ट्राइवल सॉल्यूशन के नाम से याद रखते हैं। तो ये हमारा था क्रैमर रूल के माध्यम से, क्रैमर रूल के मेथड से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि आप ध्यान से इसको देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं था। ये आप मेथड एनसीईआरटी मेथड में, मतलब एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा आप इस मेथड को बोर्ड में मत अप्लाई कीजिएगा। अपने जानकारी के लिए क्रैमर रूल गिवन है, ठीक है ना। बोर्ड में ये मेथड नहीं है, कॉपी चेक करते इसमें देखा जाता है, तो आपके मेथड अगर नहीं होते हैं तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया जाते हैं, काट दिया जाता है। यानी कि आपको 1 मार्क 2 मार्क्स मिल जाएगा, पूरे पूरे कट कर दिए जाते हैं। हो सकता है आपका आंसर सही आए तो हाफ नंबर मिल जाए, बाकी मेथड नहीं है तो नहीं अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, नया वीडियो हम लेकर चलेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आपके।